तो फिर तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्शन अगले साल में ही जाके कहीं मिड में होंगे, उससे पहले तो कोई उसका चांस नहीं है। बड़ा बदतरीन दौर नजर आता है ये, इंसानी हुकूक के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बड़ा ही पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त देखा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिम्मेदार इसमें हमारी अशराफिया है। गलतियाँ और ये अच्छे फैसले बुरे फैसले हर कोई अपनी दौरे हुकूमत में करता है, ये अवाम ने तो नहीं इस सारे कबाड़े में कोई हिस्सा डाला हुआ। PTI का दौरे हुकूमत एक बड़ा टफ दौर था, उनके साथ चैलेंजेस भी बहुत थे, लेकिन उनके आगे मसले भी बहुत थे। इल्जाम क्या है खान साहब के ऊपर कि उन्होंने किया क्या है, पता नहीं, उन्होंने वो घड़ी चुप करके उठा के जेब में डाल के घर ले गए हैं। बहुत सारे इससे पहले लीडरान है कि जो ऐसी चीजें भी लेके चले गए हैं तोशा खाना से, गाड़ियां वगैरह जो कि अलाउ ही नहीं थे उस वक्त के कानून के मुताबिक। फिर जब सब ये कर रहे हैं तो उसमें अगर उसने कोई घड़ी ले गए हैं वो भी पेमेंट करके, तो फिर ये कैसे इतना बड़ा जुर्म बन गया, ये तो समझ से बात बाहर है। लॉ मिनिस्टर है या जो आपके वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, वो तो इसको डिसऑन नहीं कर रहे, वो तो मान रहे हैं कि वो ही लेके आ रहे हैं, वही पेश भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि गरीब 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है और महंगाई की शरह आसमान को छू रही है और मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब जा पहुँचा है। हमारे साथ मौजूद है मिस समीना पाशा, सीनियर जर्नलिस्ट। ये वक्तन फ़वक्तन डे बाय डे हमारे पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर हमें आगाह करती रहती हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बताएं मुझे कि क्या सूरत हाल है, हमारा मुल्क इस वक्त किन हालात की तरफ जा रहा है? देखिए, हालात तो काफ़ी अनसर्टन है, स्टिल बेयकीनी की एक कैफियत है। अगरचे ये तो अब तकरीबन हतमी तौर पर तय हो चुका है कि ये गवर्नमेंट तो जा रही है, लेकिन अगली गवर्नमेंट क्या आ रही है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्शंस के ऊपर हर एक को एक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, अगर होने हैं तो कब होने हैं, और अगर होने हैं और ये भी पता चल जाए कि कब होने हैं, फिर भी एक कन्फ्यूजन है कि किस तरह के इलेक्शन है, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है भी या नहीं। क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में करवा दें। जब आवाम की एक मुंतखब हुकूमत आकर मामलात को संभालेगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क में एक सुकून आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा, और फिर एक जब स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सा इस्तेहकाम आएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर मईशत के लिए सादगार माहौल बनेगा और चीज़ें आगे चलेंगी। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि चूँकि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान इस वक्त एक लड़ाई है, एक जंग है, एक तसादुम है, मफादात का टकराव है, उसकी वजह से हो ये रहा है कि एक कन्फ्यूजन है, और आइन को भी उसमें फिर खातिर में नहीं रखा जा रहा। आइन कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाब करवाएं, आइन कह रहा है कि 60 दिन में इंतखाब करवाएं, आइन जो भी कह रहा है वो कहता रहे, लेकिन इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि फैसले मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं और आइन की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह से अभी तक कन्फ्यूजन तो है, लेकिन जो आपने सवाल किया कि मुल्क के हालात जा किस तरफ रहे हैं, अभी तो मुझे ये बेयकीनी नज़र आ रही है, और इस वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि मुल्क में कोई फौरी इस पर काम आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कम अज़ कम इस गवर्नमेंट के जाने से और फिर अगले इलेक्शंस तक जो भी सूरत हाल बनती है, उससे कोई उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल तक में कुछ पाकिस्तान में कम अज़ कम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि अभी हमने इसी बेयकीनी में रहना है या फिर हमने आगे की तरफ अपना सफ़र शुरू करना है। तो अभी ये 2-4 महीने मज़ीद कन्फ्यूजन के हैं, फिर उसके बाद चीज़ें जो है थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आने लगी। महंगाई की शरह जो है वो आसमानों को छू रही है और गरीब की दाद रसी करने वाला कोई नहीं है, जबकि हमारे जो सियासतदान है वो इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या देखती हैं, कौन गरीब की दाद रसी करेगा, गरीब के लिए कौन उठेगा? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा हम इस तरह की सिचुएशन नहीं देख रहे हैं। हमने हमेशा इस तरह के मामलात देखे हैं पाकिस्तान में कि कोई भी इक़्तिदार में हो, चाहे हमने मार्शल लॉ के दौर देखे हैं, चाहे हमने जमहूरी सियासतदानों के दौर देखे हैं, चाहे हमने मखलूत हुकूमतें देखी हैं, चाहे हमने 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमतें देखी हैं, लेकिन जो इक़्तिदार की एक खींचातानी है वो हमेशा हर वक्त मौजूद ही रही है पाकिस्तान में। तो उसी बदकिस्मती से जो भी हुकूमतें वक्त होती है वो कभी भी डिलीवर नहीं उस तरह कर पाती आवाम को, और एक अजीब सी, या तो वो अपनी लूटमार में लगी होती है या वो अपने इक़्तिदार को तूल देने में लगी होती है, और जो अवाम की फलाह बहबूद है उसकी तरफ तवज्जो बड़ी कम होती है। तो ये अपने बात तो ठीक है, लेकिन ये कोई सिर्फ महज इस वक्त की बात नहीं है, ये तो हमारी हिस्ट्री है,
और इसी वजह से पाकिस्तान आज इस हाल में, आपके ख्याल से क्या ये इसी तरह ही, यानी एम तो नहीं इस तरफ हम इस हाल में पहुंच गए? हमारे बाद होने वाले आज़ाद होने वाले मुल्क बांग्लादेश हमसे बेहतर सिचुएशन में, जिस मुल्क में जंग छिड़ी रही है हमारे पड़ोस में सारी, हमने जब से और संभाला हमने जंग नहीं देखी है वहाँ पे, तो वहाँ पर इस तरह के नहीं हमें हालात नज़र आते जो हमारे मुल्क में। तो हमने तो अपने मुल्क का जितना कबाड़ा खुद किया है, जो दुश्मनी हमने खुद की अपने मुल्क के साथ, वो तो किसी और को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो इसलिए ये तो एक फिनोमेना है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमें इस तरह की लीडरशिप मैसर नहीं आई, और अगर कोई हो भी ऐसा नीयत वाला लीडर तो उसको काम ही नहीं करने दिया गया कि वो उस हद तक कभी डिलीवर ही नहीं कर पाया। बहुत सारे माफियाज हैं, सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, इख्तियारात कहीं पर हैं, और इंतज़ाम का जो मामला है वो किसी की तरफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं उस तरह से होते। इतनी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसकी वजह से अवाम तो कहीं उसमें बेचारे ऐसा लग रहा होता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि देखा जाए तो बेसिकली रियासत का मतलब ही क्या है, रियासत तो है ही अवाम से, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा अवाम जो है वो कहीं आखिर में होते हैं कि जो कोई उनके बारे में सोच ले। अभी भी आप देख लें, सबको इन चीज़ों की पड़ी हुई है कि हमने कैसे किसको माइनस करना है, किसको हमने जो है वो अंडरमाइन करना है, किसको इलेक्शन से आउट करना है, किसकी ना अहली ख़त्म करवानी है, किसको लेके आना है, किसको पीछे करना है। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। हमने कब ये सोचा है कि अवाम मर रही है, अवाम का ये मसला है? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक रियलिटी है। तारीख का हमने सबसे बदतर तरीन दौर देखा ये 1.5 साल जो है। महंगाई की शरह अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ना, फिर चादर और चार दीवारी के तगद्दुस का पमाल किया जाना, फिर सबसे बड़ी बात हमारे जो सीनियर लोग हैं जो कि हक़ के साथ हक़ की आवाज़ लड़ रहे थे, जैसे इमरान रियाज खान साहब है, उनका अचानक गायब हो जाना, फिर उन्हीं की तरह और भी बहुत लोगों का गायब होना, अरशद शरीफ का कत्ल हो जाना। ये कौन ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदारी इसकी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जाहिर है, आप सही आपने निशानदेही की कि बड़ा बदतरीन दौर नज़र आता है ये, इंसानी हुकूक के हवाले से, आज़ादी सारी राय के हवाले से, और मईशत के एतबार से भी बड़ा ही पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त देखा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ज़िम्मेदार इसमें हमारी अशराफिया है और कोई भी नहीं है। देखिए, अवाम ने तो नहीं इस सारे कबाड़े में कोई हिस्सा डाला हुआ। बिल्कुल। देखिए ना, इस बात में अवाम ने क्या किया? अवाम ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो बेचारे भुगत रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे जो अशराफिया हैं जो ऊपर हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो इदारों में मौजूद हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, इन सब ने मिलकर ये किया है ना, अपनी अपनी खींचातानी में, अपने अपने मफाद परस्ती में ये इन्होंने किया है। तो इसकी जिम्मेदार ये सारी अशराफिया मिल के, वो तमाम लोग जो इसके मास्टरमाइंड हैं, इस सारे जो एक अपने मेस क्रिएट किया है, और वो तमाम लोग जो इसमें सहूलतकार बने, वो तमाम लोग जो इस पर खामोश रहे। तो मैं किसी को भी बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकती कि जी वो सिर्फ है और ये नहीं है। जो भी इसका हिस्सेदार बना है तो वो सब फिर जिम्मेदार भी हैं। तो ये एक सिचुएशन है कि जिसमें आप किसी को भी, लेकिन इसमें अफसोस की बात है कि लूज़र सिर्फ अवाम ही होता है, क्योंकि वो बेचारे हैं जो मुसलसल भुगत रहे हैं और भुगतते ही चले जा रहे हैं। आपने बोला कि हर हुकूमत, कोई भी हुकूमत अवाम के बारे में नहीं सोचती, तो जो पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत थी, क्या उन्होंने अवाम के बारे में सोचा? नहीं, मैं कुछ उस तराजू में नहीं ये कह रही कि कभी किसी ने, मैंने आपसे यही कहा है कि अगर कोई काम करना भी चाहता है तो बाज़ औक़ात उसके भी रास्ते में इतने रुकावटें नज़र आती हैं हमें कि वो नहीं कर पाता। और ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं, माजी में भी बहुत सारे कुछ काम ऐसे अच्छे हुए हैं जो PMLN के दौर में भी हुए हैं और बेनज़ीर के दौर में भी अच्छे काम हुए होंगे। लेकिन बड़े मुश्किल है कि कोई आप एक लीडर को पूरा टेन्योर करने दें और फिर आप आखिर में ये हिसाब लगाएं कि उसने ज़्यादा अच्छे काम किए या ज़्यादा उसके नुकसान हुए उसके होने से। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब टेन्योर ही कोई पूरा नहीं कर पाता तो किसी ने करना था, नहीं करना था, वो तो बेचारा इक़्तिदार ही बचाते बचाते उसका टाइम पूरा हो जाता है। और जहाँ तक आपने PTI के दौरे हुकूमत की बात की, PTI का दौरे हुकूमत एक बड़ा टफ दौर था, इसलिए नहीं कि वो कोई, उनके साथ चैलेंजेस भी बहुत थे लेकिन उनके आगे मसले भी बहुत थे। उसकी वजह ये है कि एक तो वो खुद पहली दफ़ा इक़्तिदार में आ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें को सेटल करना, समझना ज़ाहिर है कि टाइम टेकिंग था। फिर जब वो आए तो उस वक्त भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, आपको पता है उस वक्त भी मुल्क की मईशत ख़राब थी। फिर तीसरा जो एक बहुत बड़ा एक उनको एक समझ लें कि प्रॉब्लम सामना करना पड़ा, वो एक कोविड की सूरत में था, जो कि एक आपको पता है कि सदियों में ऐसी कभी वबा आती है, तो इतनी बड़ी वबा जिसने सब कुछ बंद करके रख दिया, पूरी मईशत, पूरी दुनिया की मईशत को उसने रोक दिया। तो उनको भी, जिसको कहते हैं ना सर मुंडाते ही औले पड़े, वो वाली सिचुएशन थी कि आते साथ ही उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा।
लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त तो शुरू के 1-2 साल इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जैसे जैसे फिर कोविड के सरात से निकले, जैसे जैसे उन्हें मामलात की समझ आने लगी, तो कुछ फैसले उन्होंने अच्छे भी किए, जिसके में नज़र आता है। मैं सेहत कार्ड का ख़ास तौर पर नाम लूँगी, बहुत ज़बरदस्त वो प्रोजेक्ट था और वो यकीनी तौर पर उसको क्रेडिट देना चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट को। और भी कुछ मामलात में उन्होंने यकीनन अवाम के लिए सोचा और उसके लिए बेहतरी की। मईशत में थोड़ी बेहतरी आने लगी थी, ज़राअत में आप अच्छा परफॉर्म करने लगे थे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो रही थी। आप देखिए जो आपकी जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो आप देखें कि उसने अच्छा आखिर में पकड़ लिया था, सारा पेस अच्छी पकड़ ली थी। तो ये चीज़ें तो आखिर जा रही थी अब बेहतरी की तरफ, लेकिन इवेंचुअली फिर वही हमने देखा कि टॉपल डाउन हो गई गवर्नमेंट और सारा कुछ फिर ज़ीरो पे आ गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो ठीक है, उन्होंने शुरू में एक टफ टाइम था, लेकिन उसकी वजूहात थी, लेकिन बाद में इवेंचुअली कुछ चीज़ें उन्होंने बेहतर भी की। कुछ फैसले सियासी तौर पर गलत भी हो सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया, आप कह सकते हैं गलत फैसला है, एक बेहतर अच्छा कोई मुनज़्ज़म आदमी लगाया जा सकता था। और भी कुछ सियासी गलतियाँ की होंगी खान साहब ने, लेकिन गलतियाँ और ये अच्छे फैसले बुरे फैसले हर कोई अपनी दौरे हुकूमत में करता है। लेकिन इन दी एंड यही चीज़ है कि आप 5 साल पूरे करने दें और फिर अवाम को फैसला करने दें कि जी वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया। वो खुद उनको या तो वोट से वापस ले आएंगे या वोट से बाहर निकाल देंगे इक़्तिदार से। तो ये बेसिकली राइट जो है वो अवाम का है, उसको देना चाहिए, बजाय इसके कि आप वक्त से पहले किसी गवर्नमेंट गिरा दें और फिर उसको आप मौका उसको भी दे दें कि वो ये कह सके कि जी देखें मैंने तो टाइम पूरा ही नहीं किया वरना मैं ये कर लेता। और दूसरों को भी ये मौका मिल जाता है कि वो भी जो आके उन्होंने जो गुल खिलाए वो भी सबने देख लिए हैं। तो ये एक है सिचुएशन इस तरह। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है जो, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ बनाए गए, काफ़ी केसेस उन पर चल रहे हैं, लेकिन जो अब ज़्यादा ज़ेर बहस केस रहता है मुखालिफिन की तरफ से, सियासी मुखालिफिन की तरफ से भी तोशा खाना की रट लगाई जाती है और इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट बनाया गया है कि जैसे ये बहुत बड़े किस्म का कत्ल से भी बड़ा जुर्म हो। आप ये तोशाखाना केस को किस नज़र से देखते हैं? मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत वीक केस है और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसमें बेसिकली इल्ज़ाम क्या है खान साहब के ऊपर, कि उन्होंने किया क्या है। कभी पहले तो हमें ये बताया गया था कि पता नहीं चोरी कर लिया, तो घड़ी चोरी से हम ये समझे कि पता नहीं उन्होंने वो घड़ी चुप करके उठा के जेब में डाल के घर ले गए हैं और किसी को पता नहीं चला। वो फिर पता चला कि नहीं जी वो घड़ी तो उन्होंने पैसे दे के ली हुई है और जो कानून के मुताबिक जितनी % अदायगी बनती थी उन्होंने उतनी करके दी है। फिर पता चला कि नहीं जी ये वो मसला नहीं है, मसला ये है कि जो उन्होंने घड़ी बेची थी वो तो डिक्लेयर नहीं हुई थी। फिर पता चला कि जी असासों में FBR के वो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में पैसे जमा कराए में नज़र आ रहे हैं कि जी ये आपने, अब वो अदालत की मैं कार्रवाई सुन रही होती हूँ तो पता चलता है कि जी आपने वो लिखा तो है लेकिन सही कॉलम में नहीं लिखा। तो भाई ये तो फिर एक फॉर्म फिल करने की गलती आप इसको कह सकते हैं। वो तो फिर जो अकाउंटेंट जिसने फॉर्म भरा हो उससे आप जाके पकड़ लें। तो इमरान खान ने अपना फॉर्म खुद तो नहीं भरा होगा ऑब्वियसली। तो अभी तक तो ऑनेस्टली मुझे ये समझ ही नहीं आई है उसमें केस बेसिकली है क्या, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान ने क्या कौन सी कानून की बेज़ाब्तगी की है, बेकायदगी की है। कभी उस पर कुछ आर्ग्यू किया जाता है, कभी कुछ आर्ग्यू किया जाता है। बाकी जो तोशाखाना के जो तहाइफ है वो तो आपने अभी सारी लिस्ट देख ली, जो लाहौर हाई कोर्ट में केस चला है तो उसने तो सारा कुछ खोल के रख दिया है। उसके बाद तो इस केस में और भी जान नहीं रही कि बहुत सारे इससे पहले लीडरान है कि जो ऐसी चीज़ें भी लेके चले गए हैं तोशाखाना से, गाड़ियाँ वगैरह जो कि अलाउ ही नहीं थी उस वक्त के कानून के मुताबिक, और फिर अगर वो लेके चले ही गए हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक प्रॉपर उस तरह की पेमेंट भी नहीं उस तरीके से की, बहुत उसको कम प्राइस पे वैल्यू लगवा के उसकी और उससे भी कम प्राइस पे उसकी पेमेंट की हुई है। और इतनी चीज़ें उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं हुआ है कि जो आप मतलब है कि कहेंगे जी जूस के डब्बे तो कफ लिंक्स तो बेड शीटें तो न जाने क्या क्या आप ले गए मैंने। तो फिर जब सब ये कर रहे हैं तो उसमें अगर उसने कोई घड़ी ले गए हैं वो भी पेमेंट करके, तो फिर ये कैसे इतना बड़ा जुर्म बन गया, ये तो समझ से बात बाहर है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक बज़ाहिर नज़र आती है साफ साफ, और जिस तरीके से वो केस भी चल रहा है और जिस तरीके से और भी 200 मुकदमात डाल दिए गए हैं, तो वो तो सीधा एक बंदा है 200 तो नहीं कर सकता एक साल के अंदर जराइम। तो ये बेसिकली ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बज़ाहिर साफ नज़र आती है कि किसी भी तरह उनको इलेक्शन से आउट करना है। उसके लिए वो कहते हैं ना कि भाई ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, किसी ना किसी केस में तो हाथ आ ही जाए। तो वो वाली सिचुएशन है कि दहशतगर्दी, कंटेम्प्ट, निकाह सही नहीं हुआ, ये धमकियाँ क्यों लगा दी, और ये जो करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, यानी
हर तरह कत्ल तक का मुकदमा डाल दिया गया है। तो हर मुकदमा डालने का मकसद ये कि किसी ना किसी में तो काबू आ जाए। तो ये वाली बात है। तो इससे तो अंदाज़ा लगाना फिर मुश्किल नहीं है कि ये महज एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वरना बज़ाहिर केस इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। अभी मौजूदा हुकूमत जो है ये अजीबोगरीब कानून साजियाँ कर रही है, अजीबोगरीब कानून पास हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस बात को मानने से ही इनकार कर रही है कि ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं ये हम नहीं कर रहे। तो वो कौन है जो कि इनके हुकूमत में रहते हुए भी इनके बगैर ही कानून साजियाँ की जा रही हैं? खैर ये तो इनके जो लॉ मिनिस्टर हैं या जो आपके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, वो तो इसको डिसऑन नहीं कर रहे, वो तो मान रहे हैं कि वही लेके आ रहे हैं, वही पेश भी कर रहे हैं। लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ क़वानीन के ऊपर ज़ाहिर आपको मालूम है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, तनकीद की और कुछ ने वॉकआउट भी किया। कुछ क़वानीन तो पास हो गए हैं, कुछ क़वानीन तो फिर पास भी नहीं अभी तक हो पाए इसी वजह से। तो ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये क़वानीन बिल्कुल मुतनाज़े भी हैं बहुत सारे, और इनको ड्यू प्रोसीजर के तहत भी पास नहीं किया गया। कानून पास करने का पूरा एक तरीक़ाकार है जो दर्ज है कानून के मुताबिक, पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक, जिसमें आपकी जो कायमा कमेटीज़ हैं उसमें मुसव्वदे तैयार होते हैं, फिर उसके बाद बिल असम्बलियों में आते हैं, सेनेट में आए चाहे कौमी असम्बली में आए, फिर उसके बाद डिबेट होती है, फिर उसके अंदर अपोजिशन की भी राय देखी जाती है कि जी वो क्या तजावीज़ दे रहे हैं, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर बहस के बाद उन बिल्स को मंजूर किया जाता है। लेकिन जिस तरह थोक के हिसाब से इन्होंने बिल पास किए हैं, ना तो किसी को अंदर पता था कि बिलों के अंदर लिखा क्या हुआ है। बहुत सारे तो ये भी क्लेम कर रहे हैं लोग आके कि हमें तो पता ही नहीं कि अंदर लिखा हुआ, भेड़ बकरियों की तरह हमें इस तरफ स्टैंप लगवाई जा रही है। इस तरह की सिचुएशन है। देखते ही नहीं स्टैंप लगाने से पहले। तो अब कुछ तो जो देखते हैं वही आके फिर बोल रहे हैं ना कि हमने तो देखा भी नहीं, हम नहीं लगाते भाई स्टैंप। और बहुत सारे तो ऐसे हैं। और मजे की बात ये कि आपने देखा कितने लोग बैठे होते हैं, कोई 15 लोग बैठे हुए हैं कानून पास हो रहा है, कोई 14 लोग बैठे हुए कानून पास हो रहा है। तो इस तरह तो कानून साजियाँ हो रही हैं। लेकिन ये तो एक बहरहाल बड़ी कुछ चीज़ें ये बेशक ये अपने आप को एक फासला पे कर रहे हैं कि जी जो हम तो नहीं करना चाहते, हमें तो शायद कोई डंडे के जोर से करवाया जा रहा है, लेकिन ये इस तरह कह के बरी ज़िम्मा हो नहीं सकते। सीधी बात है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे कवानीन हैं जो कि ख़ुद इन लोगों को भी सूट करते हैं फिल वक्त। ये इन्हें पता है कि बाद में ये कवानीन इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि इस वक्त उन्हें चूँकि सूट करते हैं तो वो इस वक्त खुद भी ठीक है, खुश हैं कि चलो जी ठीक है कर दो। और ज़ाहिर है पीछे से भी उन्हें हल्ला शेरी है, जो उनके हैंडलर्स हैं वो भी इस वक्त चाहे हर कोई वो चाह रहा है कि जी जाते जाते अपने अपने जो उन्हें चीज़ें सूट करती हैं वो काम करवा लिए जाएँ कानूनी तौर पर। तो ये सारी वो एक है। लेकिन इसमें अगर कोई ये सोच रहा है कि वो हुकूमत खत्म होने के बाद अवाम में जाके ये कहेगा कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमसे तो करवाया जा रहा था, तो ये वाला चूरन अब बिकने वाला नहीं है। अवाम देख रही है। अगर आप इतने बेबस थे तो फिर आप बैठे क्यों हुए थे? सबको सब नज़र आ रहा है। तो फिर ये जो आपकी वो सारे वोट को इज्जत दो के नारे और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो तो सारा इन्होंने खुद अपने हाथ से कबर में उतार दिया है। तो उसके बाद अगर आके अब दोबारा ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश करेंगे कि जी सब कुछ तो वो करवा रहे थे, हम नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर कोई इस बात पर यकीन भी नहीं करेगा। सबसे अहम सवाल जो कि हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे के जहन में है कि 9 अगस्त को क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी? हाँ, 9 अगस्त को असम्बली तो तहलील हो जाएगी। अब ये तो ऑलमोस्ट एक तयशुदा बात है। बाकी अभी निगरान सेटअप के ऊपर स्टिल चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और अगले इलेक्शन के ऊपर स्टिल चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन ये तो एक बहरहाल बात अब ऑलमोस्ट तयशुदा है कि असम्बली तो तहलील हो जाएगी। यानी हो सकता है कि जैसे पंजाब के इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक 90 दिन के बाद नहीं कराए गए, तो ये जो इलेक्शन है ये भी नहीं करवाए जाएंगे। इलेक्शन 90 दिन इलेक्शन होंगे या नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो पहली बात ये होगी कि उस वक्त तक इमरान खान के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हुए हैं या नहीं हुए। मैं बिल्कुल अगर उसको क्लियरली बात करूँ तो क्या इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की, अस्करी क़यादत की आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप तो दूर की बात है, कोई सुलह या कम अज़ कम कशीदगी कम हो जाए। तो अगर तो कई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अगर वो ये चीज़ सोचते हैं कि भाई ठीक है प्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो भी आए, चाहे वो इमरान खान आए, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे जरदारी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो इस स्टेज पर भी ये बात कर देते हैं तो तब भी इलेक्शन वक्त पर हो सकते हैं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे और ये लोग भी ये साथ में इनको सपोर्ट फराहम करें कि बिल्कुल ठीक है इमरान खान नहीं आना चाहिए, भले निगरान सेटअप ही 6 महीने और चल जाए, 1 साल चल जाए, तो फिर इलेक्शंस का जो इल्तवा है वो यकीनी नज़र आता है। इसमें कुछ इंडिया तो PMLN ने दे भी दिया है कि जी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। बिल्कुल। तो अगर वो ये वाला मामला बीच में आ जाता है कि जी नई मरदमशुमारी के तहत ही होने हैं, तो फिर तो आपको मालूम है आगे फिर इलेक्शन कमीशन के पास मजीद बहाना होगा कि जी अब हमें 4-6 महीने और चाहिए हल्का बंदियाँ करने के लिए।
तो फिर तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्शन अगले साल में ही जाके कहीं मिड में होंगे, उससे पहले तो कोई उसका चांस नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टीज़ पर एक टफ स्टैंड लेती है कि नहीं जी हम वो जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसमें वो कह देते हैं कि जी हमें तो वक्त पे इलेक्शन चाहिए और पुरानी मरदमशुमारी पे चाहिए, तो फिर हो सकता है कि वो प्रेशर बढ़ाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है जरदारी साहब इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकें। अल्टीमेटली ये मामला थोड़ा सा डिले लग रहा है। जिस तरह से निगरान हुकूमत को इन्होंने स्ट्रेंथन करने की भी एक कानून साजी कर दिया, आपको पता है निगरान वज़ीर आज़म के भी इख्तियारात बढ़ा दिए गए। बिल्कुल। तो उससे तो यही नजर आता है ना, अगर किसी ने आना ही चंद दिन के लिए तो उसके इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत क्या है? फिर तो वो आए, पता है आपको कि उसने चले जाना है, तो कोई मसला नहीं है, अगला जो भी आएगा वो देख लेगा मामला। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडिकेट कर रही हैं कि नीयत यही है कि इलेक्शंस को आगे किया जाए, ले किया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि दुनिया में जो मेरी मालूमात के मुताबिक 8 पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जिनका टिकटॉक पे अकाउंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने रिसेंटली टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और यही हिस्ट्री नहीं थी कि चंद घंटों में उन्होंने मिलियंस क्रॉस कर लिए। ये सब हिस्ट्री नहीं बनी, बल्कि वो 8 पॉलिटिशियंस में पहले नंबर पे हैं जिन सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले हैं। लेकिन फिर भी मुखालिफिन की तरफ से, ख़ास करके डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि साबिका प्राइम मिनिस्टर है जो कि टिकटॉकर बन गया, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना है उसका टिकटॉकर बनना। आप किस नज़र से देखती हैं इस चीज़ को? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मज़े की, कि जिस चीज़ पे ये लोग आज मजाक उड़ा रहे होते हैं ना, बाद में कल कला को उसी चीज़ के ऊपर जो है ना अपना सर पीट रहे होते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी थे तो अक्सर वो जो एंकर जर्नलिस्ट वगैरह टीवी के थे उनसे तो मुलाकातें करते ही थे, यूट्यूबर्स को बड़ा वो बुलाते थे। बिल्कुल। और उसके ऊपर ये सब बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि जी ये यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं, यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं, या ये सोशल मीडिया वालों को, डिजिटल मीडिया वालों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान को आने वाले वक्त का अंदाज़ा था, उन्हें पता था कि जो डिजिटल मीडिया का एक पूरा प्लेटफॉर्म है ये कितना बड़ा जिन बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने वक्त से पहले उसके लिए एक पेशबंदी की, प्लानिंग की, अपनी पूरी एक टीम रखी, अपना जो पूरा एक सेटअप है सोशल मीडिया का उसके साथ इंटरेक्शन बढ़ाया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई छाई हुई है, मतलब बाकी जो जमातें हैं वो उसके कहीं आसपास भी नहीं है। और उसमें एक वजह जाहिर है ये भी है कि उनका एक नैरेटिव इस वक्त अवाम में मकबूल है, तो ऑटोमेटिकली लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं या ज़्यादा चीज़ें करें। लेकिन असल में आप ये देखें कि उन्हें पता था कि आगे चल के यही चीज़ है कि जिसने घर घर में होना है और उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। आज जो ये लोग टिकटॉकर बनने पे मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं ना, आप देखेंगे कि कल कला को ये भी इस बात पर अपने सर पीट रहे होंगे कि हमने वक्त के ऊपर ये काम क्यों नहीं, हमने ये सेंस क्यों नहीं किया। देखिए ट्विटर पर तो फिर भी कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई सीरियस संजीदा बंदा आमतौर पर जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे टिकटॉकर पर तो आपके आजकल के जो 6ठी 7वीं के बच्चे हैं उनके भी अकाउंट्स हैं, वो भी इमरान खान की बात सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, 4ठी 5वीं क्लास के बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक भी सब। तो इमरान खान ने बेसिकली जो आपकी सही यूथ है, बिल्कुल जो उभरते हुए नौजवान है, पोटेंशियल है आपका, उसको जाके टच किया, उससे जाके इंटरेक्ट किया। वो हर घर में हर बच्चे के पास आ गया मोबाइल की सूरत में। बिल्कुल। तो उन्होंने वक्त से पहले उस चीज़ को भांपा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो अब उस पे हैं। अब मसला ये कि इनके पास तो सिर्फ मजाक उड़ाने के अलावा तो कुछ है नहीं है, तो अब फिलहाल तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों ने ही इनको मुश्किल में डाल रखा है। इसी वजह से सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये कम नहीं कर सके। लोगों तक बात क्यों पहुंच रही है? मीडिया में तो बंद है ना इमरान खान, कोई उसका नैरेटिव नहीं जा रहा, तो फिर लोग क्यों अभी तक उसके साथ खड़े हैं या उसकी बात कैसे सुनते हैं? सोशल मीडिया के। तो अगर इन्होंने ये वक्त पर नहीं किया होता तो आज इमरान खान भी शायद कहीं बहुत मुश्किल में होते, उस तरह नैरेटिव पहुंचा ही ना पा रहे होते। जैसे हमने माजी में देखा, कई दफ़ा हुकूमतें गिरी, वज़ीर आज़म घर गए, लेकिन लोगों तक बात नहीं पहुंचा सके। इमरान खान ने वक्त से पहले उस चीज़ को भांपा, उसके ऊपर काम किया, उसका रिजल्ट आपके सामने। और टिकटॉक पर भी उसी का ये एक विंग है ना टिकटॉक, तो आप देखिएगा कि ये आज जो मजाक उड़ा रहे हैं कल को इन्हें पता चल जाएगा। सोशल मीडिया का जो मेरे अंदाजे के मुताबिक ना, इमरान खान साहब ऐसे वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, दिखा दिया है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से अपनी कैंपेन चलानी है। ये तरीका है सोशल मीडिया को आपने किस तरीके असल इस्तेमाल उन्होंने किया है सोशल मीडिया। उन्होंने सिखा दिया तक वो भी इस तरह इंगेज करते हैं। बच्चे को शोर दे दिया उन्होंने कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया से। ये इमरान खान साहब वाहिद ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया।
आपने हमें अपने इस टफ़ शेड्यूल के अंदर टाइम दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3 माह हो गए हैं हम इनका टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका शेड्यूल इतना टफ़ है कि ये टाइम नहीं बना पा रही थी। आज इन्होंने जो है ना हमारे लिए टाइम निकाला, इसका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।